आज की इस वीडियो में आप देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10वीं गणित के लिए यहाँ पे हम कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आ चुके हैं जो कि आपके हर एक चैप्टर से हैं। जो चैप्टर आपके यहाँ पे त्रैमासिक परीक्षा में सिलेबस के अकॉर्डिंग है, यानी कि सिलेबस जो है आपका जो चैप्टर आपके पूछे जाने हैं उन्हीं के हम यहाँ पे इंपोर्टेंट टॉपिक लिख करके आ चुके हैं, कंसेप्ट लिख करके आ चुके हैं। यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन आंसर नहीं बताएंगे, आपको केवल और केवल टॉपिक बताएंगे, क्योंकि मैथ रटी नहीं जाती है, यहाँ पे समझी जाती है। तो आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एलसीएफ ज्ञात करना अच्छी तरीके से सीख लेना। इसके जो भी क्वेश्चंस आपकी इस चैप्टर में दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, उदाहरण जैसे संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना एवं उसकी जांच करना। ये अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कीजिएगा। और दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ वो बराबर होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे आप अपरिमेय संख्याओं का पुनर्निर्माण, है ना। ये तो बार बार आता ही है, आपका आना ही है, पक्के में आपको कर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे √2 को एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ऐसा आएगा आपका क्वेश्चन। तो आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है √2, 3 और 5। तो ये आपको अच्छी तरीके से सीख लेना है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बार यहाँ पे देख पा रहे होंगे अध्याय 2 बहुपद है आपका, जो अध्याय नंबर 2 का इसमें देखेंगे आपके यदि द्विघात बहुपद, इसका कॉन्सेप्ट बता दूं आपको किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे आपको किस प्रकार इसका कंसेप्ट तैयार करना है ना। शून्यों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, है ना। ये याद रखिएगा अच्छी तरीके से, है ना। योगफल ज्ञात करने के लिए पूछता है तो आपको ये यूज़ करना है कंसेप्ट। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे गुणनफल होगा, है ना। शून्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे संबंधों की सत्यता की जाँच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी आती ही है बिल्कुल, है ना। जो बहुपद के शून्यक होते हैं वो आपको ज्ञात कर लेना। उसके बाद शून्यकों के गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच आपकी पूछी ही जाती है। यहाँ पे शून्य ज्ञात करना अच्छी तरीके से, आपको अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर लेना है ना। आगे देखेंगे जो आपका अध्याय नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, आपका है क्या इसमें दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण की अवधारणा उसे आप समझ लीजिएगा। और यहाँ पे दो चरों x और y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। यहाँ पे ये आपके दो चरों का जो रैखिक समीकरण युग्म होता है इसका ये व्यापक रूप यहाँ पे दिया गया है आपको, जहाँ, है ना, इस समीकरण के अकॉर्डिंग बता रहा है। यहाँ पे a1 इंटू b1 इंटू c1 तथा a2 इंटू b2 इंटू c2 वास्तविक संख्या हैं, और x y चर राशियाँ, जो ये x और y है ना, ये चर राशियाँ हैं, a इंटू बी इंटू सी, ये है आपकी वास्तविक संख्या, है ना। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल पूछा ही जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पे a1/a2 जब ए स्थिति आपकी होती है ग्राफीय निरूपण के दौरान, तो आपकी रेखाएं जो हैं वो प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे रेखाएं। तो इसका हल क्या होगा, तो समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा तथा रेखीय युग्म संगत होगा। तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखिएगा। यहाँ पे ये तीनों स्थितियाँ आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है, इनमें कन्फ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 ग्राफीय निरूपण में रेखाएं समांतर होंगी, इसमें समांतर होंगी, इसमें प्रतिच्छेद हो रही थी, है ना, है ना। यहाँ पे देखेंगे समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा तथा रेखीय युग्म असंगत होगा, इसका ये आपका हल आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अगली स्थिति है जो आपकी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ग्राफीय निरूपण में यहाँ पर रेखा संपाती होंगी, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल तीनों बराबर हैं, यहाँ पर रेखा संपाती होंगी। और यहाँ पर रेखीय युग्म के अनंततः अनेक हल होंगे, है ना। रेखीय युग्म संगत होगा, है ना। जिसके अनेक हल होंगे वो संगत होगा, जिसका कोई हल नहीं है वो यहाँ पर असंगत होगा, है ना। इसमें रेखाएं समांतर होंगी, इसमें रेखाएं संपाती होंगी। तो मैं आपको एक एक करके इनके अर्थ बता देता हूँ कि प्रतिच्छेद क्या होता है। प्रतिच्छेद होता है जैसे एक रेखाखंड है या रेखा ही मान लेते हैं, इसमें से एक छेदक रेखा निकली, तो ये यहाँ पे इससे प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे काट रही है ना, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा यहाँ से निकली है, तो ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसे बोल सकते हैं, ये प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसे प्रतिच्छेद बोलेंगे। यहाँ पर समांतर रेखा को समझेंगे, समांतर रेखाएं ये होती हैं, ये दोनों रेखाएं देखिए, तो ये दोनों रेखाएं इस प्रकार से खींची गई हैं। ये दोनों कितनी भी दोनों इस तरफ ऐसे बढ़ती जाएँ, इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी, इस तरफ बढ़ेगी, लेकिन कभी मिलेंगी नहीं ये, तो ये कहलाएंगी समांतर रेखाएं, है ना, समांतर। तो आपको ये याद रखना है। आगे देखेंगे संपाती। तो संपाती क्या होता है, जैसे ये एक रेखा खींची गई है, इसी के ऊपर एक और रेखा दूसरी आए, तो वो इसी के जस्ट ऊपर, यहाँ पे अच्छे से नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन इसी के ऊपर जो है वो दूसरी रेखा खींची हो, वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। नहीं, रेखा जब एक के ऊपर एक हो तो वो संपाती रेखा कहलाती हैं। तो इसे आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे देख लेते हैं आगे। तो आपको इस चैप्टर से और जो आपके प्रतिस्थापन और विलोपन विधि है,
इसके जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लेने हैं। अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा कि आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं, है ना। अभी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि आपका है क्या चैप्टर में आखिर, है ना, पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण 4 नंबर का चैप्टर है आपका। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल 0। यहाँ पे ए बी और सी वास्तविक संख्या है, जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं अभी, है ना, बहुपद चैप्टर में। यहाँ पे देखेंगे ए बराबर नहीं 0। द्विघात समीकरण क्या होता है इसे समझेंगे। द्विघात समीकरण की परिभाषा देखेंगे, ऐसा समीकरण जिससे अज्ञात राशि की अधिकतम घात हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं, है ना। अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है। आपको गुणनखंड विधि को अच्छी तरीके से याद कर लेना है ना। याद कर लेना मतलब इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके तैयार कर लीजिएगा। द्विघात समीकरण को हल करने की जो गुणनखंड विधि है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपका, जरूर से तैयार कर लीजिएगा, है ना। मूलों की प्रकृति क्या होती है? मूलों की प्रकृति का समीकरण क्या है? यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। विभक्त कर का सूत्र क्या होता है ना। इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये विभक्त कर का सूत्र आपको याद रखना है और इससे क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। यदि बी स्क्वायर इंटू 4ac बड़ा है 0 तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे, है ना। तो आपको ये तीनों स्थितियाँ इसकी याद रखनी है ना। ये तीनों स्थितियाँ अलग अलग दी गई हैं, आपको अच्छी तरीके से इन पर गौर करके इन्हें याद रखना है ना। किसी भी टाइप में पूछा जा सकता है। यहाँ पे 5वें नंबर का चैप्टर है आपका समांतर श्रेणी। इससे हम टॉपिक कवर करेंगे जो आपके है इसमें। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, परिमित और अपरिमित समांतर श्रेणियाँ। परिमित और अपरिमित का उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, इसी प्रकार से आपका अनंत तक जाएगा। ये होता है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। तो ये आप तो कॉन्सेप्ट में शुरू में पढ़े ही होंगे। यहाँ पे देख सकते हैं एक समांतर श्रेणी में निरूपित करती है, जहाँ ए क्या होता है आपने चैप्टर पढ़ा है यदि, तो आपको पता होगा कि ए आपका प्रथम पद होता है और डी आपका सारवंतर होता है ना। डी सारवंतर कहलाता है और ये प्रथम पद कहलाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात करना। इससे जो भी क्वेश्चन आपके इस चैप्टर में हैं, n वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन होगा आपका। इस ये श्रेणी दी गई होगी आपको, समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे 2, 5, 7 ऐसे कुछ करके श्रेणी दी गई, उसका लिखा होगा पद में इसका n वां पद, इस श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको ये अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आपके इस चैप्टर में कि समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए, तो वो आपको सभी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना है। ये आपका पूरा कंप्लीट रहेगा टॉपिक। यहाँ पे देखिए समांतर श्रेणी का n वां पद क्या होता है। n वां पद क्या होता है? सूत्र n वां पद जब निकालते हैं हम तो उसके लिए किस सूत्र का यूज़ करते हैं? तो an प्लस n-1 इंटू डी। तो इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। तो हमें जो प्रथम पद दिया जाता है, सारवंतर डी दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिल करके अपना an यानी कि n वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको फिर से बताएगा कि ए जो होता है वो प्रथम पद होता है और डी सारवंतर होता है। ये आपको जरूर याद रखना है। यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना। जितने भी क्वेश्चन आपके चैप्टर में ऐसे दिए गए हैं कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए, वो सभी आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे समांतर श्रेणी का n पदों का योग क्या होता है। तो ये n पदों का योग ज्ञात करने के लिए सूत्र दिए गए हैं आपको यहाँ पे। तो देख सकते हैं आप, आपने अपनी बुक में भी देखे होंगे, इससे रिलेटेड यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे आपको बताएगा कि ए होता है वो प्रथम पद होता है, डी सारवंतर होता है, एल होता है अंतिम पद। तो यहाँ पे सूत्र के बताया गया कि जहाँ उसमें है क्या। त्रिभुज में क्या पढ़ना है आपको? तो त्रिभुज में सभी वृत्त जो हैं वो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे जो त्रिभुज की आकृतियाँ होती हैं, जैसे समरूप आकृतियाँ उदाहरण है ना। और समरूप आकृतियों का उदाहरण क्या है? ये सभी वृत्त है ना, ये समान हैं। आप देख पा रहे होंगे कि भले ही इनका आकार अलग अलग है लेकिन आकृतियाँ समान हैं, तो वो समरूप आकृतियाँ हैं। देख पा रहे होंगे तीनों में यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। सभी वर्ग जो होते हैं वो समरूप आकृतियों के उदाहरण होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं, सभी वृत्त होते हैं। यहाँ पे देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ये दोनों बिल्कुल याद रखिएगा अच्छी तरीके से, है ना। यदि आपको अच्छे अंक लाने हैं तो मैथ को समझिए, ना कि उसे रटिए। रटने से कुछ नहीं होगा। मैं क्वेश्चंस तो आपको बता ही दूंगा अगले वीडियो में, तो आपको वो सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेने हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले, है ना। त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि, है ना। दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? यदि उनमें दोनों की उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। जब ये दोनों स्थितियाँ लागू हो रही हैं तो वो त्रिभुज समरूप होंगे, अन्यथा वो त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, है ना। तो ये जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे थेल्स प्रमेय से आपका क्वेश्चन बनेगा और थेल्स का विलोम जो होता है उससे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। तो यहाँ पे आपको ये दोनों कंप्लीट कर लेनी है। दोनों आपके सामने कथन लिखे हुए हैं। थेल्स प्रमेय का कथन आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज
एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो ये आपका थेल्स प्रमेय हो गई। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है देख लेते हैं। इसे आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है, जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर थेल्स ना लिख करके ये आ गया तो आप रह गए। लेकिन आपको दोनों नाम याद रखना है कि किस किस नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे देखेंगे, देख सकते हैं थेल्स प्रमेय का जो विलोम कहता है, यदि कोई सरल रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तब वह रेखा, यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है ना। जब दो समान रेखाएं हैं, है ना, दो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान रेखाओं में कोई सरल रेखा विभाजित करती है तो तीसरी भुजा जो होती है उसके समांतर होती है। तो यहाँ पे उसका विलोम भी आप समझ के हुए। यहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे और इसमें इससे क्वेश्चन बनेंगे समरूपता की कसौटियाँ, आपके जो यहाँ पे स्थितियाँ दी गई हैं त्रिभुज की समरूपता की कसौटियाँ, ऐसे 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 करके आपकी स्थितियाँ कसौटियाँ दी गई हैं, वो आपको कंप्लीट कर लेना है, कोई एक पूछी जाएगी, है ना। यहाँ पे देखेंगे 7वें नंबर का अध्याय है आपका निर्देशांक ज्यामिति, और ये लास्ट है, यहीं तक आपका पूछा जाना है। आपकी त्रिकोणमिति अभी त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आएगी, तो आपको यहीं तक कंप्लीट करना है। सिलेबस का वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके थे, तो जाकर के देख लीजिएगा। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, यहाँ पे ये आपको दूरी सूत्र यहाँ पे दिया गया है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। यहाँ पे आपको कुछ संख्याएं दी गई होंगी, उनके बीच आपको दूरी सूत्र के अकॉर्डिंग, दूरी सूत्र से आपको उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पे दूरी सूत्र आपको ये दिया गया है, ये सूत्र आप याद कर लीजिए बस। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप 2-3 क्वेश्चन लगाइए, आप पे आसानी से बन जाएगा। यहाँ पे मूल बिंदु के निर्देशांक 0-0 होते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो 0-0 होते हैं, है ना। तो ये आपका दूरी सूत्र हो गया है, इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। इससे जो क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर में, इसमें 7वें नंबर के चैप्टर में, वो सभी क्वेश्चंस के लगा लीजिएगा। और मैं आपको अगले वीडियो में क्वेश्चन बताने ही वाला हूँ, तो आपको वो भी तैयार कर लेना है, क्योंकि वो भी आपके चैप्टर के ही होंगे। तो मैं आपको बताऊँगा प्रयोजना कार्य क्या हो, जो आपको प्रयोजना कार्य है तो वो आप देख लेंगे। यहाँ पे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जीवन परिचय एवं गणितज्ञ क्षेत्र में उनका योगदान। तो ये आपको प्रयोजना कार्य में लिखना है, तो आपको अलग से करना है, लेकिन आपकी त्रैमासिक परीक्षा से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन त्रैमासिक के पहले आपको इतना कंप्लीट कर लेना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो निर्देशांक ज्यामिति अंतर्गत विभाजन का सूत्र ज्ञात करना, है ना। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना, तो ये आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल जो है प्रयोजना जो मैथ की है 20 नंबर मिलेंगे आपको उसके, तो वो आपको ज़रूर से उसके लिए ये तैयार कर लेना है और ये कर ही लेंगे। तो मेन तो है आपका यहाँ तक, है ना। यहाँ तक आपको जो बता चुका हूँ मैं, इस 7 चैप्टर, तो इन सभी के जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो यही आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, इन्हें कंप्लीट करना है। तो अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा मैथमेटिक्स के, जो कि आपके इन्हीं चैप्टर के होंगे, जो आपके पूछे जाएंगे। तो आपको वो सभी क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेने हैं, और जो ये स्थितियां मैंने इसमें बताई, जो आपको कंसेप्ट बताए हैं, तो वो आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और इन पर क्वेश्चंस अपने चैप्टर के लगाइए, तो आपके पेपर में आप अच्छे अंक ला पाएंगे। यहाँ पर मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।